नमस्कार। आज की पूर्ण यह जो लाइव स्ट्रीम है यह इस आधार पर होगी कि एक आश्रम निर्माण हेतु किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है और यह लाइव स्ट्रीम टेलीग्राम के माध्यम से की जा रही है। यदि आप यह लाइव स्ट्रीम किसी भी अन्य प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सभी मुझसे संपर्क में रहने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य जॉइन करें। तो हमारी जो इस समय की जितनी भी जानकारी है, वो टेलीग्राम पे जो साधक मुझे दे रहे हैं, उसी के अनुसार एक हम इस जो स्ट्रीम है, इसके अंत में एक उसका आर्थिक वैल्यू निकालेंगे, है ना? कि जितने साधक अपने विचार प्रकट करेंगे आश्रम के विषय में, कि आश्रम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, उसके बाद हम एक ना वैल्यू निकालेंगे कि उन सभी सुविधाओं के लिए क्या वैल्यू एक आवश्यक है। ये हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने इसी क्षेत्र में पढ़ाई की हुई है और मैं ज़्यादा बेहतर आपको बता सकता हूँ। उसके बाद हम और कुछ निर्धारित करेंगे कि इसके और क्या अन्य कारण हैं, है ना? सारी चीज़ें हम निर्धारित करेंगे। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं कि भूमि किस स्थान मतलब भूमि का चयन कैसी भूमि का चयन होना चाहिए? कौन से साधक इसमें अपनी राय देना पसंद करेंगे? किस प्रकार की भूमि का चयन होना चाहिए? जो साधक चाहे यहाँ पे डायरेक्ट जुड़कर भी अपना मतलब जो अपना अनुभव है अथवा जो भी अपनी जानकारी है वो यहाँ से डायरेक्ट कॉल के माध्यम से जुड़ के भी दे सकते हैं। अन्यथा मुझे @DAGult पे टेलीग्राम पे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करके भी दे सकते हैं। इसके लिए समय देना चाहिए था मुझे कि सभी साधक इसको पढ़ सकें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके विचार मैं सीधे आज आपके मुख से सुनूँ, तो उसी आधार पे मैं यहाँ पे पेन और पेपर लेकर बैठा हुआ हूँ कि साधक जो भी बताएँगे उसके आधार पे हम पूरा निर्धारित करेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आपके ही विचार आज मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो आश्रम निर्माण की प्रक्रिया है वो साधकों के लिए ही की जानी है। मुझे तो पता है कि आश्रम में क्या कैसा होना चाहिए, मेरा अध्ययन है उस पे, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं, मुझे उसका ज्ञान भी है कि प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है और कहाँ पर कैसा होने से क्योंकि होता क्या है ना जैसे व्यक्ति घर पे रहता है ना? कई लोगों ने सुना होगा सियाने लोगों से कि घर एक मंदिर होता है, लेकिन मंदिर की तरह रखने के लिए उसमें जो भी ऊर्जाएँ हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, कहाँ कौन-सी चीज़ होनी चाहिए, कैसे किस वस्तु को कहाँ रखना है, बीच का क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, कहाँ रहने के लिए होना चाहिए, कहाँ सोने के लिए होना चाहिए, सारा कुछ पहले से निर्धारित है ना? और ये ऐसे निर्धारित नहीं हो सकता कि इस डायरेक्शन में ये हो, उस डायरेक्शन में हो, वैसा नहीं है। कौन से स्थान पे है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के अनुसार, उसके बाद बाहर से कहाँ से प्रवेश हो रहा है, उसके बाद अंदर कौन-सी वस्तु कहाँ कैसे होनी चाहिए, कौन-सा कमरा होना चाहिए, कैसे, ये पूरा का पूरा बैलेंस किया जाता है वास्तु के अनुसार, है ना? तो ये वो वाला नहीं है कि हाँ, अगर ये डायरेक्शन है तो यहाँ मंदिर कर दीजिए, इस डायरेक्शन में सीढ़ी कर दीजिए, इस डायरेक्शन में ये कर दीजिए, वैसे नहीं, है ना? उस अनुसार नहीं किया जाता इसे बैलेंस। पूरी बैलेंस करने की प्रक्रिया है कि मेन एंट्रेंस एरिया से अंत तक सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी और वो किताब के अनुसार बैलेंस नहीं होंगी, लेकिन जब वहाँ पे व्यक्ति प्रवेश करेगा ना, तो जो उसका मन शांति महसूस करेगा, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हाँ जी, जिस स्थान पर मैंने प्रवेश किया है, वह सर्वोत्तम स्थान है और यह घर एक मंदिर के समान है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करना चाहेंगे भूमि के ऊपर, कौन से साधक अपने विचार यहाँ पर देना चाहेंगे? वह यहाँ पर लाइव जुड़ने के लिए जो बटन होता है उस पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि साधक किस प्रकार से लाइव जुड़ सकते हैं, लेकिन साधक यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैं लाइव जुड़ना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ, फिर हम दोनों लोग बात कर पाते हैं जब वो वहाँ से अपना माइक अनम्यूट करते हैं। जो भी साधक यहाँ पे जुड़े हुए हैं 15-16 साधक, उनमें से कोई भी एक अपना विचार रखिए। एक साधक ने लिखा मुझे आश्रम में आना है, कृपा करें। इनका नाम तो मुझे नहीं पता, पीएस करके इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने शायद मैसेज ही नहीं पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या जानकारी मैं चाह रहा हूँ इनसे। जो साधक अभी जुड़े हुए हैं, आज की जो लाइव स्ट्रीम है, वो इस चीज़ पर है कि आश्रम में कौन-सी सुविधाएँ होनी चाहिए। ठीक है। अलाउड टू स्पीक दीपक जी आप बोल सकते हैं, आप सुन पा रहे होंगे मुझे, आप वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दीपक जी
दीपक जी, दीपक अरोड़ा जी, आपको अनम्यूट किया गया, आप वहां से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शायद नहीं संपर्क स्थापित हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। दीपक जी मथुरा से हैं। हाँ जी, दीपक जी, दूसरे दीपक जी मथुरा वाले, अनम्यूट करके आप तो बोलिए। कहीं फिर से यह समस्या तो नहीं उत्पन्न है जो पिछली बार आ रही थी कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। दीपक जी बोलिए वहां से अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हम्म, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा ठीक है, चलिए जी, अपने विचार आप रखिए कि भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए आश्रम के लिए, अर्थात भूमि का कौन सा स्थान होना चाहिए, किस स्थान पे होना चाहिए। भूमि में किस स्थान पर होना चाहिए मतलब? आपने पढ़ा नहीं इतनी देर तक की स्ट्रीम में, भूमि कैसी स्थान पे होनी चाहिए, आश्रम कैसे स्थान पे होना चाहिए, मतलब किस प्रकार की भूमि क्रय की जानी चाहिए आश्रम के अच्छा, लिए। जैसा कि आपने बताया कि एक तो नदी के या फिर तालाब के समीप हो। हम्म। और ज़्यादा भीड़भाड़ इलाके में ना हो, ज़्यादा वाहनों की आवाजाही ना हो, जिससे कोई कोई कर रहा हो पूजा पाठ तो उसमें वही होगा, फिर आवाज़ें आती रहेंगी, डिस्टर्ब होता रहेगा। मतलब पहला ये होना चाहिए कि शांत स्थान होना चाहिए, है ना। हाँ, भीड़ चाहे आदमी को अपना लोकल वाहन या कोई कारोबार करके जाना पड़े 3-4 किलोमीटर दूर तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक बार की है। लेकिन अगर कोई वहाँ पे कर रहा होगा तो उससे डिस्टरबेंस होगा। तो शांत स्थान होना चाहिए, और क्या सोचते हैं आप इसके बाद? या फिर हाँ, तालाब वालाब के किनारे हो कोई आसपास। कोई मतलब जो पानी का स्रोत होना चाहिए नियर बाई में। हाँ। और बताइए। कोई ऐसी समस्या नहीं हो कि जैसे कोई ढलान पे नीचे हो, कोई आसपास पहाड़ टाइप के हो। नहीं तो उससे क्या होगा, कहीं अगर बारिश वारिश हुई सारा पानी वहीं इकट्ठा होगा आके। अच्छा, मतलब जो भूमि होनी चाहिए वो रोड लेवल से ऊपर होनी चाहिए, है ना। हाँ। ठीक है, और आपके विचार बताइए। और लाइट की व्यवस्था वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर भी लेंगे तो उसमें लाइट की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। लाइट। ऐसा ना हो कि अगर कोई आदमी इतनी ज़्यादा दूर भी ना हो कि एकदम जंगल टाइप का एरिया पड़ जाए, यानी कि आदमी वहाँ रहे तो कम से कम ये सोच के रहे कि हाँ कि आसपास कोई एरिया में कोई जंगली जानवर ना हो। कोई अगर हमारा आदमी कर रहा हम्म हो तो एक बेहिचक रहे, आदमी के मन में एक डर ना आ जाए अपने आप ही, ये ऐसा आ जाए वैसा आ जाए, कोई नहीं, जंगली वो पशु तो आ ये जाए। बाहर से यदि आश्रम की बाउंड्री वॉल है तो वो तो बंद ही रहेगा, अंदर जानवर कैसे आएगा। ना, लेकिन कुछ कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो बाउंड्री के एक लिमिट तक, लेवल तक की होती है, जैसे कि आप 10 फुट करा दोगे, इतने फुट करा दोगे, लेकिन एक मन में भी हम्म वो रहता है। आप जितना भी करा दोगे ना, लेकिन अगर बाहर भी अगर वो घूम रहा होगा तो मन में कहीं ना हम्म। कहीं अंदेशा ये रहता है, तो हर चीज में विघ्न डालता है अच्छा वो चलिए सोच। ठीक है, मतलब कि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है साधक के लिए, हाँ। है ना। सेफ्टी, अब चाहे फिर वो जंगली जानवर से हो या किसी भी ऐसी चीज से हो, मतलब कि थोड़ा सा हाँ। रिहायशी इलाका होना चाहिए, है ना, हाँ, भूमि का। और मैं जब एक आगरा में देखा था तो उसमें हम्म क्या हुआ कि वो जहाँ पर जो हवन करते थे तो वो हम्म। खुला हुआ मैदान मैदान था, लेकिन चारों तरफ वो बाउंड्री थी और ऊपर वैसा टील लगा हुआ था खुला हुआ। शेड लगा हुआ था, हाँ। हाँ, शेड लगा हुआ था जिससे कि बारिश का पानी भी ना आए, लेकिन जो हवन का धुआं है वो बाहर निकलता रहे। अच्छा ठीक है, वो कुछ ऐसे करके दो तीन पार्ट में लगाया होगा जिससे धुआं निकल जाए, हाँ। हाँ, और हवन भी थोड़ा बड़े टाइप का हो, जैसे कि अगर कोई आदमी एक दो आदमी कर रहे हो तो आराम से बैठ के कर लें उसे। उसी में 8-9 तरीके के नहीं, जो भी अंदर हवन के। क्या बनाना है दीपक जी, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, अच्छा पहले ये अच्छा अच्छा। बताइए कि अभी जैसे खाली भूमि के लिए देख रहे हैं कि किस प्रकार की भूमि हमें, मतलब जैसे आपने बताया कि एक शांत एरिया होना चाहिए, पानी का कोई सोर्स होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, रोड के लेवल से ऊपर होनी चाहिए, है ना, और हम्म। सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर हो। और हाँ। उससे सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि कनेक्टिविटी हो उसकी, है ना। हाँ, कनेक्टिविटी हो। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और कनेक्टिविटी सिर्फ भूमि से नहीं, उस शहर से भी होनी चाहिए, है ना, हम्म। कि इजीली हर आदमी वहां पर पहुंच सके, तो मतलब कि ट्रेन फ्लाइट आदि वहां पर पहुंचती हो, फ्लाइट ना पहुंचती हो हाँ। कम से कम ट्रेन तो आती ही हो, है ना। हाँ।
ट्रेन रेलवे स्टेशन होना चाहिए, है ना? और क्या लगता है आपको? और एक भूमि के लिए तो जैसे भूमि में भी आप ये कहिए कि अगर हवन के उसमें सारी चीजें हो तो उस हिसाब से आठवीं उस हिसाब से बताए फिर अगला भी। नहीं नहीं नहीं, अंदर क्या बनाना है वो तो हम निर्धारित कर लेंगे, वो तो अभी मैं उसके लिए अलग अच्छा अच्छा। टॉपिक पे आऊंगा, अभी खाली मैं भूमि के लिए ही पूछ रहा हूँ। उसके बाद और लोगों से भी पूछूंगा ना, अभी मैं भूमि के लिए हाँ तो आपके फिर इतने विचार हैं। हाँ इतना ही है, बाकी के और लोग मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे। हाँ तो ठीक है, अभी जब अगला टॉपिक होगा तब तक आप यहीं पे रहें, तब आपसे बाकी चीजों के बारे में विचार लेते हैं, ठीक है ना? ठीक। ठीक है जी, ओके। अगले हैं दीपक अरोड़ा जी, आपको पुनः मौका दिया जा रहा है। दीपक जी, अभी दीपक जी से बात हुई है, इसका अर्थ ये है कि आसानी से ये हो रही है, ये प्रक्रिया, है ना? तो आप कोशिश करें वहां से बोलने की। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, टैप टू म्यूट, टैप टू जी अनम्यूट गुरुदेव का एक दंडवत। बटन आ रहा होगा उसको हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, सुन गुरुदेव पा रहा दंडवत। हूँ जी, नमस्कार। जी गुरुदेव दंडवत। जी नमस्कार, बताएं बताएं। कैसे हैं आप? बस सुंदर, आप कैसे कैसे हैं? हैं आप? आप कैसे बस हैं? आपका मैं, आशीर्वाद है। हाँ जी हाँ जी। बस आपका आशीर्वाद है। जी और जी जी। भू, भूमि किस गुरुदेव जहाँ पे भी हो वहाँ पे तो पहले पानी का स्रोत होना चाहिए आसपास में, कहीं थोड़ी सी दूरी पर। क्योंकि अगर हम हम्म लोग कुछ साधना वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं तो आसपास की दूरी पे थोड़ा सा या शमशान घाट वगैरह हो, ताकि सिद्धि हम्म वगैरह का कुछ काम वगैरह हो सके अपना, जिस आश्रम के हम्म तहत पे है। और ईस्ट की हम्म तरफ से अगर उस डायरेक्शन हो एंट्रेंस का, हम्म तो हम्म, थोड़ा अच्छा होता है, कहते हैं। ठीक है। अब उतना तो मेरे को नहीं पता उसका। और नॉर्थ ईस्ट की हम्म तरफ में पानी का हो, आश्रम में जैसे हम्म जो साधक वगैरह साउथ की तरफ उनका सोने का हो, और हम्म कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह सब आपको ईस्ट की तरफ में हो, तो आदमी हम्म जो है वो पूरब की दिशा की तरफ में रहता है। और साधना का स्थान वो तो दिशा निर्धारित होती है कि किसी को पश्चिम दिशा पे करना होता है, कोई उत्तर की कोण में करता है, कोई साउथ वेस्ट की कोना में है। वो तो एक हम्म दिशा निर्धारित है, जो जिसकी साधना जैसे भी है वो हम्म, अपना। और भूमि जो है गुरुदेव, अगर वो स्क्वायर में हो तो थोड़ी अच्छी होती है, जैसा कहा जाता अच्छा, है। स्क्वायर भूमि रहे। हाँ, हम्म स्क्वायर भूमि हो थोड़ी अच्छी हो, पहले उसका देख लिख किया जाता है, ताकि कोई ऐसा ना हो, क्योंकि कहाँ पे कैसी भूमि है कोई देख जानता नहीं है। कोई कोई पुराने जमाने में लोग कुछ कुछ गाड़ के रख देते थे, उसको थोड़ा देख लिया जाए कि वो भूमि सही है कि नहीं है। तो हम्म उसके बाद फिर, क्योंकि कुछ भी अगर हमें करना है, और आश्रम को अगर ये करना है तो सुचारू ढंग से चले आश्रम भी, एक्टिविटी रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम्म दूर रहे किसी भी संस्था ये इस चीज से, क्या कि हसल बसल नहीं हो। और हम्म पानी का फाउंटेन वगैरह हो, ताकि वो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स और शांत वगैरह करे वहाँ पे। हम्म और और क्योंकि बहता हुआ पानी या चलता हुआ पानी थोड़ा सा अच्छा होता है, जी आश्रम में जी अगर जी। ये चीज की व्यवस्था हो तो थोड़ी सी, मैंने लोगों का हम्म इसका मतलब ये एक एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। और हम्म कहीं बैठने की व्यवस्था हो, फूल पौधे पूरे अच्छी तरीके से हो। और जो हम्म लकड़ियां या जो पेड़ वगैरह, जैसे खैर की पेड़ होती है, या बबूल का हम्म हुआ या पलाश का हुआ, जो नहीं हम्म मिल पाता है कहीं कहीं जगह पे, वो आश्रम में उस चीज की व्यवस्था हम्म हो, ताकि वो मतलब हमें एट ए टाइम जरूरत पड़े तो हम लोग वहां से ले सकते हैं। वो सब की हम्म पेड़ पौधे की मतलब व्यवस्था की जाए वहां पे। और और भी बहुत सी चीजें, जैसे अकवन का पेड़ होता है, तो अकवन का पेड़ हम्म बहुत जगह पे वो मिल जाता है आपको, क्या कहते हैं, जो और जिसका गुलाबी रंग से उसमें फूल आता है, और सफेद वाला हम्म, थोड़ा अकवन मिलना मुश्किल होता है। तो वो श्वेतार्क सब मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगा हो करके जाता है। रखा जाए। जी जी, वो हम्म श्वेतार्क वाला मिलना मुश्किल है। तो वो सब हम्म वहाँ पे व्यवस्था हो अच्छी जगह पे। और हम्म अगर आश्रम है तो फिर वहाँ पे अगर गाय वगैरह रखी जाए थोड़ा सा किनारे करके, कि हम्म उसमें क्या है ना, कि क्योंकि उसकी थोड़ा सा सेवा वगैरह भी हो, और उसको उसमें उसमें करने में मजा भी आता है। चाहे कोई साधक हम्म भी अगर आए तो वहां पे जिसको उनसे लगाव है जानवर से, तो उसकी सेवा वगैरह करने में अच्छा हो। और अगर हम्म आश्रम है तो वहां पे कुछ मतलब ऐसा चीज हो जिससे, जैसे मंगलामुखी माँ का, या बटुक भैरव जी का, या क्या नाम है आपका इनका, छिन्नमस्तिका माता का ये मूर्ति वगैरह रहे, ताकि कुछ हम्म को अपना मतलब आस्था वगैरह से जिनका है अपना, वो अपना कर सके। यही हम्म चीज है आश्रम में, ये सब होने से थोड़ा सा रिलैक्स टाइप का माहौल होता है। और हम्म
मतलब मूल स्वरूप ये है कि जहां एक तक ऐसे गुरुदेव स्थान चौकोर रहे भूमि जहां जो पर मतलब जो होती है ना पूरी जो भी मतलब आवाजें आए वो स्क्वायर में प्राकृतिक आए। अंदर में वो थोड़ी। आपका जी कहने का जो जी मूल जी जी उद्देश्य ये है कि जी जितना भी वहां जी पे वो सारी थोड़ा चीजें हो सा वो प्राकृतिक उसमें होनी मजा चाहिए भी जो। आता है। ऐसे हमारे हाँ झारखंड जो। में तो गुरुदेव जी। बोलिए। हम्म। ऐसे झारखंड में तो अवेलेबिलिटी है इस चीज की, ये अपने पास में अगर भूमि वगैरह झारखंड में चयन कौन अगर सी नदी है वैसे? हमारे संस्था के द्वारा में किए, दामोदर है, स्वर्णरेखा है मेरे बड़ी पास में, नदियों में कौन सी है? रांची में। बड़ी नदी में तो फिर दामोदर तो मेन है। दामोदर तो एक नद भी ओके। है एक्चुअली में, वो नदी तो है नहीं, नद है। तो वो जहाँ से गई है मतलब वो हमारे घर के पास से है, चतरा में है, हमारे घर के पास से है, रामगढ़ में है, आपको क्या कहते हैं रजरप्पा में है। ये छिन्नमस्ता वाला। जी जी हम्म। जी। और भी जगह स्वर्णरेखा है जो आपको जमशेदपुर वगैरह तरफ में है। तो भूमि का हम्म। अगर चयन हमारी संस्था द्वारा अगर इस साइड में किया जाए तो यहाँ पे जमीन जल्दी मिल भी जाएगी। और मतलब वो मतलब थोड़ी सस्ती भी है अभी। और अगर उसके लिए हम्म। किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा ठीक है। बेसिकली अभी जी तक तो जो दो लोगों से मुझे समझ में आया है वो मैंने लिख लिया है, जो कॉमन पॉइंट्स है उनको एक ही तरह से रख दिया है। और जो आपके और उनके डिफरेंट पॉइंट थे वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। चलिए ठीक है, अभी इसके जी बाद हम अगला जब टॉपिक लेंगे तब मैं आपको दोबारा जोड़ता हूँ। तब तक मैं एक अगले व्यक्ति हैं उनको जोड़ता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो अन्य अपना क्या भूमि पे विचार देना चाहते हैं, है ना? ठीक ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। ठीक। जी ठीक है, नमस्कार नमस्कार। निशित जी, पुरोहित जी, निशित पुरोहित जी। हेलो। प्रणाम देवांशु जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? हाँ जी, पूरी आवाज आ रही ठीक है। आप ठीक है। बताइए कि हाँ आप जैसे भूमि के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपकी हाँ इच्छा हो कि मैं आश्रम में भूमि के। हाँ एक्चुअली मैंने जो भी आश्रम देखे हैं तो मैं जो सिटी से बाहर गांव होते हैं तो गांव के में कहीं कहीं जमीन ऐसी होती है जो जैसे बंजर टाइप बोलते हैं। वहां पे ना वो लोग खेती नहीं करते हैं तो ऐसी जमीन पहले तो हमें अच्छे खासे थोड़े पैसे में मिल सकती है, पहली बात। बाकी का जो ये पानी वाला वो सब तो इन लोगों ने बोल दिया है, तो उसके अलावा जो है वो मैं बोलना चाहता हूँ। तो अगर पहले कहीं तो पे आप मतलब कोई तो ऐसी बंजर जमीन है जो मतलब जिसपे खेती नहीं होती लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टेबल उसकी अच्छी है जहां से पानी निकाला जा सके। हाँ बिल्कुल। और वहां पे क्या है कि थोड़ा तालाब जैसा भी बनाया जा सकता है साइड में, क्योंकि वहां पे कोई आता भी नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ। तो पहले तो आप आश्रम जो बनाया जाएगा वो तो माता रानी की कृपा से ही बनेगा, हम तो सिर्फ माध्यम है। फिर भी हाँ जो हम जी हाँ। कोशिश कर रहे हैं, हाँ जो कोशिश कर रहे हैं तो हमारा योगदान यही रहेगा इसमें कि हम जोड़ सके। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कुछ हम यहाँ पे थोड़ी खेती वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कई आश्रम देखे तो उसमें पौधे भी उगाते हैं, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ताकि जो आश्रम में रहने आ रहे हैं वो वहाँ से कुछ बना सके। भोजनशाला भी रख सकते हैं, यज्ञशाला हो सकती है। और मेन बात मेरी ये है कि आश्रम की अगर हम जमीन लेते हैं तो कितनी एकड़ की है, और फिर लेने के बाद में भी उसको खर्चा लगेगा। तो वहाँ पे कोई एक शक्तिपीठ टाइप का अगर हम कुछ बना सके, और वो क्या बना शक्तिपीठ सके? है, शक्तिपीठ टाइप का कोई माता की बड़ी मूर्ति हो, वो हाँ प्राण हाँ हाँ प्रतिष्ठित हो, हाँ। या जो हाँ भी वहां उससे पे क्या जो रहेगा कि उनके उसको निर्माण ओपन होगा। फॉर ऑल रखेंगे। जो भी दर्शन करने के लिए आएंगे उसको हम्म। मिठाई में प्रसाद देंगे। उससे क्या होगा पता है? डोनेशन भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे एक डोनेशन बॉक्स भी रख सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि हमें जन लोगों तक पहुंचना है ना, इसलिए। जी ठीक है। और क्या आप बताना चाहेंगे कि भूमि का चयन कैसा होना चाहिए? कुछ आप अलग से जैसे भूमि के विषय में बताना चाहें तो। भूमि का तो ऐसा है कि अगर पथराल जमीन हो, चाहे खेती लायक ना हो, उनमें भी उगाया जा सकता है, नहीं उगाया जा सकता है ऐसे नहीं है। तो हम्म। उस टाइप की अगर हम जमीन का चयन करते हैं तो उसमें भी फायदा ये होगा कि एक तो कम
द्रव्य में हमें मिल सकती है और उसका मतलब एकड़ ज्यादा एकड़ में मिल सकती है। हमारे मैं गुजरात से हूँ और गुजरात में जमीन ऐसी है और मैंने उनमें ऐसे हरे हरे आश्रम देखे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो एक आश्रम के लिए लगभग कम से कम कितनी भूमि होनी आवश्यक होनी चाहिए? एक आश्रम के लिए मैं अगर चाहूँ तो 30-40 एकड़ तो अच्छी रहेगी। नहीं, कम से कम न्यूनतम कितनी होनी चाहिए एक आश्रम निर्माण के लिए भूमि? एक आश्रम की बात करें तो कम से कम 20 एकड़ तो होनी चाहिए। अगर 20 एकड़ की जमीन है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक छोटी सी यज्ञशाला हो सकती है, ठीक है, वहां पे सब यज्ञ करेंगे। और जो लोग साधना रत है वो अपना अलग से यज्ञ कुंड, वो छोटा वाला आता है वो यूज करते हैं, वो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा 5-7 कमरे हो सकते हैं जिनमें 7-6 7-7 लोग शेयरिंग करके एक भोजनशाला हो सकती है। वहाँ पे छोटा सा किचन हो और बाकी का एक हॉल हो जिसमें सब खाना खाने बैठ सके। एक ये हॉल जैसा हो सकता है, मैंने बोला, जहाँ पे ये माता रानी की मूर्ति, भैरव बाबा, जो भी हम प्राण प्रतिष्ठा करके बिठाना चाहे उसे, उस तरह। ठीक है जी। और कोई विचार जो आप देना चाहें इसके विषय में? उसका अभी तो मेरे लाइव देखा तो मेरे मन में यही आया, तो मैंने अभी अच्छा, ये शेयर कर दिया है। आगे मुझे कोई आएगा मैं तुरंत मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद। अभी मैंने आपके जो आपने 2 विचार 3 विचार दिए हैं, जो जैसे कि फल लगा सकते हैं, है ना? खेती कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं कि कितना स्थान, कितने कमरे किस प्रकार से होने चाहिए। इन सभी चीज़ों की मैंने जानकारी नोट कर ली है कि एक हॉल होना चाहिए जहाँ पर सभी लोग मिलके खा सकें, या एक ऐसा स्थान जहाँ पर स्पीच दी जा सके या मेडिटेशन कराया जा सके, है ना? तो और एक ये लास्ट बात है। हुँ। हाँ, मैं ऐसे आश्रम की विजिट करूंगा तो वहां से फोटो वगैरह भी निकल के आपको भेज दूंगा। और एक ठीक। बात ये है कि ये जो बंजर जमीन में किस तरह खेती कर रहे हैं उसका भी फॉर्मूला निकल के वो भी सेंड करूंगा। क्या होता है? ये जो ये जो किसान लोग हैं गांव के, जो वो जमीन पे कुछ उगाते नहीं है, उस जमीन में किस तरह से ये सब उगाते हैं वो सब जान के मैं आपको मैसेज कर दूंगा उसका। ठीक है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं प्रतीक्षा हाँ, करूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 2-3 दिन में ही दूंगा आपको। चलिए ठीक है। ओके जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, हाँ, धन्यवाद। कौशलेंद्र जी, कौशलेंद्र जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं इस समय। कौशलेंद्र जी, देखिए आपके मोबाइल पे एक टैप टू अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें, हरा हरा रंग का आ रहा होगा सेंटर में बड़ा सा। शायद नहीं आ रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, जब अभी समझ में आएगा तो दोबारा जुड़ जाइएगा, है ना? अच्छा, ये भूमि के चयन के बारे में, है ना? साधकों ने अपने विचार रखे, तो कुछ विचार मैं भी अपने रखना चाहूंगा जो मैंने इतने समय में देखा। मूल कारण क्या रहता है ना, कि जो भूमि रहती है ना, वो डायरेक्ट किसान से मिलना मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि 90% भूमि क्या होती है कि किसी न किसी के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है ना, जितने माध्यम जुड़ते जाते हैं ना, चाहे मूल धनराशि भूमि की कम हो, लेकिन माध्यम के द्वारा ना वो बहुत महंगी होती जाती है ना? तो इसलिए इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है कि भूमि के जो पेपर्स होते हैं ना, अधिकतर भूमि जो अब शेष है शहरों में या शहरों से जो आसपास जुड़े हुए गांव हैं, वो विवादित रहती हैं। तो एक सामान्य भूमि को भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि या तो एक परिवार के 4 व्यक्ति के नाम पे 3 बेचना चाहते हैं, एक बेचना नहीं चाहता, है ना? उसके बाद क्या है कि संस्था जो होती है ना, उसको सरकार जनरल कैटेगरी में डालती है। देखिए, मैं संप्रदायवाद या जातिवाद के किसी पक्ष में नहीं हूं, मैं खाली एक बात बता रहा हूँ। उसको जनरल कैटेगरी में डालती है, जिसमें सिर्फ निर्धारित जाति की ही भूमि आप खरीद सकते हैं, बाकी को ट्रांसफर करवाना पड़ता है ना?
जो अन्य अनुसूचित जनजाति रहती है ना, उनकी भूमि ट्रांसफर करवानी पड़ती है, जो कि एक कठिन कार्य है ना? तो वो एक समस्या है। और जो मैंने इतने समय में समझा है कि भूमि के लिए ना रास्ता होना बहुत आवश्यक है, और इतना चौड़ा एक रास्ता हो जहां पर साधक आसानी से पहुंच सके। और जो न्यूनतम भूमि हमें चाहिए, कम से कम भूमि जिसमें साधकों के लिए एक निर्धारित चीजों की व्यवस्था हो जाए, वो होनी चाहिए लगभग 1.5 से 2 एकड़ के आसपास, है ना? यदि आप बीघा में देखें, जो पक्का बीघा उत्तर प्रदेश में चलता है 27,200 स्क्वायर फीट का, है ना, उसके हिसाब से लगभग अगर 2 एकड़ के आसपास आप जाएंगे तो लगभग 3 बीघा के आसपास जमीन वो होती है ना? तो ये मेरे विचार हैं भूमि के विषय में, है ना? भूमि के विषय में यदि और कोई साधक अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं सच में जानना चाहता हूं कि साधक क्या विचार रखते हैं, क्योंकि मुझसे कहीं अधिक जानकारी अन्य साधकों को होगी जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना काफी समय दिया है। प्रज्ञान जी हैं, वो जुड़ रहे हैं। मैं प्रज्ञान जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रज्ञान वर्धन जी। जी, प्रणाम। हेलो। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे हैं। जी बताएं, आप अपने आप विचार। कैसे हैं? बस सुंदर जी, आप बताएं। हाँ, मैं अभी पता लगा रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी ज़मीन दिया जाता है जहाँ पर बहुत बंजर होता है, वहाँ पर जंगल बनाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए ऐसे आप एक डेस्टिनेशन प्लेस के हिसाब से भी आप उसको बना सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये 100 साल, 200 साल के लिए लीज़ टाइप के लिए दिया जाता है। सो दैट कि हमारे इंडिया में पेड़ ज़्यादा हो और जो प्रकृति में असंतुलन हो रहा है वो ठीक हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो नहीं आप तो उसके हिसाब से जो भी। जैसे जो इस प्रकार की जमीनें होती हैं उस पे सिर्फ प्लांटेशन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? और कंस्ट्रक्शन हाँ, कैसा कर सकते कंस्ट्रक्शन। हैं, परमानेंट कंस्ट्रक्शन या ये आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मतलब जो प्री नहीं, फैब्रिकेटेड होता है। नहीं, आपको परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। उसको हम्म, प्लांटेशन करके आप एक जैसे कि एक पार्क जैसा भी बना सकते हैं और लोगों को हम्म, वहाँ पर इनवाइट भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन प्लेस एक कर सकते हैं, जैसे कि घूमने लायक, जैसे बच्चे घूमने आए या फिर कोई और घूमने आए, तो आप उनसे हम्म, म्यूज़ियम टाइप कुछ बना सकते हैं या फिर वो सब चीज़ें भी उसमें होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांटेशन ही होगा, आप वहाँ पर हाँ, तो गवर्नमेंट उसके लिए हेल्प करती है और बहुत ही हम्म, कम रेट में भी ज़मीन देती है, सो दैट कि हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो। अच्छा ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये किस स्कीम के अंतर्गत आता है ये? वन्य विभाग में पता लगाना पड़ेगा। जो हम पढ़ रहे थे अभी, हमारे चैप्टर्स में पढ़ रहे थे, तो उसमें दिया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाती रहती है और ओके, अलग-अलग जगह पे जहाँ पे हाँ। ठीक है। नहीं ये बहुत और अच्छी जानकारी है, इसके विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ जी बताएं। जो बिना मिट्टी के खेती होती है, एक टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में डेवलप हो रही है जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हम्म, हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना बिना मिट्टी के खेती, मतलब जैसे कि एक पेड़ होता है, वो मिट्टी से जल, वाटर और जो न्यूट्रिएंट लेता है, हम उसको बिना मिट्टी के, मतलब एक जैसे कि कोई बॉटल है, उसमें पानी डाल दें और उसमें मार्केट से मिलता है न्यूट्रिएंट्स, हम्म, जो जैसे कि आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, या फिर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स पेड़ मिट्टी से लेता है, वहाँ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मार्केट में भी मिल रहे हैं। हम उन्हें पानी में मिलाकर अगर पेड़ के जड़ को फिक्स कर दें बोतल के ऊपर, तो वो पेड़ भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। वो मल्टी स्टेयर में, मतलब जैसे कि मिट्टी के ऊपर हम एक ही लेयर में खेती करते हैं, बट हाइड्रोपोनिक्स में हम ऐसे सेटअप बना सकते हैं जिसमें कि मल्टी स्टेयर, मतलब एक नीचे एक मतलब जैसे गोभी टाइप कुछ लगा ले, उसके ऊपर बैंगन टाइप कुछ लगा ले, उसके ऊपर टमाटर लगा सकते हैं, उसके ऊपर जैसे कि
लकड़ी टाइप कुछ लगा ले, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे पेड़ लग सकते हैं। मल्टीपल फार्मिंग कर सकते हैं एक छोटे से प्लेस में। हाँ, बहुत छोटे से मल्टीपल प्लेस में हम क्रॉप्स या बहुत कोई सारी, प्लांटेशन या वेजिटेशन हम कर सकते हैं, कम जगह पर ज्यादा हम ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, और हम वहां पर कोई भी दूसरा पेड़ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, या फिर कोई भी पेड़ हम लगा सकते हैं। बस मेडिसिनल हमें पता प्लांट्स होना, भी हम उसमें लगा सकते हैं। हाँ, बहुत प्लांट्स लगा सकते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि उस प्लांट्स के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। हम्म। हाँ, ठीक है। यही मैं बोल रहा था। नहीं नहीं, आपका विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लिख लिया है और मैं इसको आज ही कह देता हूँ कि इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, है ना। जो ये आपने बंजर भूमि वाली बात बताई है ना। तो जी इसको मैं देखता हूँ कि इसका क्या है, और इसी के अनुसार मैं आगे चीजों को देखता हूँ कि क्या आसपास में या किस प्रकार की भूमि कैसे की जा सकती है ना। हाँ, मुझे पता है, लेकिन आश्रम बनाने के लिए ऐसी भूमि मिलती है। आश्रम हो, म्यूजियम हो, या फिर कोई हम्म पार्क हो, उसके हम्म लिए बनाने के लिए मिलती हैं ऐसी भूमियां, और इसके लिए आपको हम्म। बहुत बड़ी भूमि मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। 200-300 साल के लिए एक साथ ले ले सकते हैं आप। हाँ, उतना काफी होता है एक आश्रम को रन करने के लिए। बाकी तो हाँ जब 300 वर्ष तक कोई यदि सही से कार्य कर रहा है, जी, मेरे रहते तो सही कार्य ही होगा। यदि मान लीजिए एक समय के बाद यदि सही से नहीं कर रहा है, तो फिर वो सरकार की इच्छा है ना। वो उसको बंद भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जी चलिए जी। ठीक है प्रज्ञान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ना एक व्यक्तिगत मैसेज कर दीजिएगा @DACult पे, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, है ना, कि जैसे आप क्या पढ़ाई करते हैं, क्या कर रहे हैं इस समय, है ना। जी, अभी मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, आप मेरे को एक व्यक्तिगत मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके साथ संपर्क स्थापित करके रह सकूं, है ना। जी जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भूमि के विषय में साधकों ने, अन्य कोई साधक यदि भूमि के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो अवश्य रखें। आज मैं सिर्फ आपके विचार जानना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक सीमा है एक मनुष्य की जानकारी की, है ना। लेकिन मैं आज उस सीमा का विस्तार करना चाहता हूँ कि आप सबने जो भी अपने जीवन के क्या बोलते हैं पड़ाव पे सीखा है, वो आप मेरे साथ साझा करें। यदि किसी ने भूमि क्रय की है, उसमें कोई समस्याएं हुई हो उन्हें, या भूमि से संबंधित जो भी जानकारी वो प्रदान करना चाहे, क्रय विक्रय, किस प्रकार के पेपर की आवश्यकता, कहाँ पर हमें सजग रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यदि आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमारे साथ साझा करें। अच्छी चीज ये है कि आज आप ये वॉइस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उमेश पटेल जी, उमेश जी, आप टैप टू अनम्यूट का बटन दबाकर बोल सकते हैं। वहां से आपके मोबाइल में एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा, टैप टू अनम्यूट। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, आप बोलेंगे, तभी मैं सुन पाऊंगा। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार उमेश जी, बताएं। जी मेरे हिसाब से तो जमीन जो है तो भारतवर्ष के बीच में होनी चाहिए, जिससे सभी को एक बराबर दूरी लगे। जैसे मान लीजिए बहुत यदि उड़ीसा तरफ है तो काफी दूर पड़ जाता है ऊपर वालों के लिए। नहीं, अगर मेरा कहने का भारत के मतलब मध्य में होगी तो जो मध्य के लोग होंगे उनके लिए ही पास होगी ना, दूर तो किसी न किसी नहीं, के लिए तो लेकिन दूर रहेगी। हाँ, लेकिन सभी के लिए बराबर रहेगी, नीचे से ऊपर आने के लिए, मेरे बराबर हिसाब से। कैसे रह सकती है? मान लीजिए यदि मध्य प्रदेश में भूमि ली जाती है, तो जम्मू कश्मीर वाले के लिए तो मध्य प्रदेश बहुत दूर है। हाँ, लेकिन यदि उड़ीसा वगैरह है तो वो तो और डबल हो जाता है गुरुजी। हम्म। अच्छा ठीक है, वैसे तो मेरे आप एक हिसाब से विशेष स्थान से दूरी का चयन कर रहे हैं। हाँ, मेरे हिसाब से सभी के लिए, यदि कोई हम्म पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी आना चाहते हैं तो बीच में रहेगा तो क्या हम्म है कि मतलब भोपाल वगैरह यदि इटारसी वगैरह जो भी आता है बीच में स्टेशन, हम्म। मुझे मालूम नहीं है, तो वहाँ की जी मतलब चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं लगभग, जी 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 जी। तो साधकों के लिए आना आसान रहता है। और चलिए ठीक है, मतलब एक जमीन, मध्य में होना चाहिए, मतलब राष्ट्र के मध्य में हो जो भूमि हो। जी, और नदी के किनारे तो होना ही चाहिए, पर मैंने एक आश्रम देखा था
जो मतलब नदी है जस्ट उसी के साइड से मतलब हल्का थोड़ा पहाड़ टाइप में समतल जगह रहती है, ऊपर आश्रम रहता है, जस्ट मतलब उसके नीचे नदी बहती है और मतलब साधक कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पास में ही, एकदम पास में। देखिए पता है क्या, जहां पर पथरीली जमीन है ना, वहां जी पर नदी के पास समीप आश्रम रखना आसान है, लेकिन जहां जी पर गुरु बहुत जी। ज्यादा मिट्टी वाली जमीन रहती है ना, वहां पर नहीं नदी गुरु के जी। पास में कई बार समस्याएं आती हैं। होता क्या है ना कि नदी के पास में तुरंत नहीं समझ में आता, लेकिन अगर अच्छे से वहां पर बहुत सारे लोग काम करने वाले ना हो तो कीड़े मकोड़े आदि बहुत ज्यादा जी होते गुरु हैं जी। नदी के पास में। मेरा कहने का मतलब पहाड़ी इलाका होना चाहिए और उसके हम्म नीचे नदी रहे। और जो हम्म प्लांट के लिए बता रहे थे एक साधक, हम्म मतलब वो एग्रीकल्चर मतलब बिना मिट्टी का, मेरे हम्म। हिसाब से वो बहुत महंगा पड़ेगा गुरुजी। उसके हाँ, लिए उसको यदि हम कहीं भविष्य में देखेंगे आसपास, कि हाँ हाँ। आसपास यदि कहीं तालाब है, उसकी काली मिट्टी आप ले आकर यदि वहां हम्म डालते हैं, हम्म। मतलब 1 फीट 1.5 फीट, तो कितना भी बड़ा पेड़ आप लगा सकते हैं लगभग। ओके 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 ओके। और धीरे धीरे जी जब पेड़ बढ़ने लगेगा तो वो अपने हिसाब से जो हाँ, खराब मिट्टी भी होगी उसमें अपना अब एडजस्ट वो भी करना सही सीख। हो जाएगी जी गुरु जी। ठीक है। ये मतलब ये एक अच्छा आसान विचार है। पड़ेगा क्योंकि हम्म। मैं लगभग किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। इसलिए मेरा हिसाब है कि मतलब ये मिट्टी वाला आसान रहेगा और ये मिट्टी करीबन सस्ता दस बीस पड़ेगा। साल रहेगी। और अच्छा। आपका ये केमिकल वाला जो है तो उसको तो हर महीने 2 महीने में डालना ही पड़ेगा, ये तो पेड़ सूख हम्म जाएगा। हम्म। और नदी किनारे होने से यदि पानी वाली समस्या तो हो ही नहीं सकती, कहीं भी मतलब सही बोरवेल बात करवा है। के पानी निकाला जा सकता है, हम्म। तो मतलब आसान नहीं, रहेगा। नदी के किनारे होने से जो मुझे दूसरी उसकी महत्वता समझ में आती है, आपके पास दूसरा एक ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जिसे कहते हैं कि मतलब जैसे रोड तो है ही आने जाने के लिए, जी। और लेकिन वो यदि भूमि जो नदी भी रहती है है। तो आप नदी को भी उपयोग कर सकते हैं कि किसी भी जी प्रकार से जहां पे, हाँ। क्योंकि रोड बहुत घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन नदी क्या रहेगी कि आप नदी के माध्यम से कहीं से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। जी कहीं से भी निकल सकते हैं। और हम्म। वहाँ की और भूमि नदी जो में जो भी पहाड़ी इलाका आवश्यक। रहता है हम्म गुरु जी, जैसे पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ मतलब रेट बहुत कम रहता है वहाँ। यदि मिट्टी हम्म वाला क्षेत्र आप लेते हैं तो वहाँ किसान काम करता है, उसका रेट बहुत ज्यादा रहेगा, पथरीली हम्म। जमीन का नहीं रहेगा। और बिल्कुल सी बात। नदी लेकिन हो नदी और के पहाड़ पास हो। में जमीन पथरीली तो बहुत मुश्किल है कि रहे। नहीं ऐसा रहती होता है है। सर, अक्सर नदियां पहाड़ के जस्ट नीचे से ही बहती हैं। ओके ओके ओके। मतलब यदि नदियों का शुरुआत होगा तो वो पहाड़ के जस्ट पहाड़ से ही नहीं निकलती नहीं, हैं। तो फिर वो मध्य प्रदेश में कैसे आएगी वो जगह? वो भारत के मध्य में कैसे होगी? फिर तो वो ऊपर चली नहीं जाएगी ना पहाड़। बहुत बहुत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही हो। यदि हम्म। हो जाता है, कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो मतलब पहाड़ और नदी तो मिल ही जाएगा। छोटा अच्छा, मतलब पहाड़। आपका कहना ये है कि ऐसा स्थान हो जैसे जहाँ पे पहाड़ हो, नदियां हो और थोड़ा हाँ ठंडा क्षेत्र हो। जी। यदि अच्छा। मध्य प्रदेश में नहीं है तो बाहर भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि हो। नहीं, मैं आपके खाली बात से पूछ रहा था कि कोई मतलब कोल्ड एरिया में रहे कि जिससे हाँ गर्मी हल्का। की समस्या ना रहे, है ना? हाँ ठीक है, वहां पे बिजली का भी उपयोग कम रहेगा कंपैरेटिवली गर्म हाँ। क्षेत्र से। जी। ठीक है जी। ये आपका विचार मुझे अच्छा लगा, इस पे हम बिल्कुल विचार करेंगे। अन्य कोई विचार आप अपना देना चाहें? नहीं बस गुरु जी इतना ही है। अच्छा, बस इतने ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद उमेश जी, नमस्कार। नमस्कार। अन्य कोई साधक अपना भूमि के विषय में विचार यदि देना चाहें, प्रस्तुत करना चाहें तो दे सकते हैं वो। कोई भी अन्य साधक जो भूमि के विषय में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहे, क्योंकि काफी विचार मेरे सामने आए जो मैंने लिख लिए हैं, है ना? इसके बाद यदि कोई भी साधक अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे। साधक ने अपना नाम तो रैंचो लिखा हुआ है, लेकिन बाकी जो भी आपका नाम है, आप अनम्यूट करके प्रश्न मतलब अपने विचार प्रस्तुत करें। जी नमस्ते, मेरा नाम विशाल है। अच्छा, आपका नाम विशाल है? हाँ जी, बताइए विशाल जी।
हाँ, ये आपसे ये कहना था कि सबसे पहले तो प्रणाम। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये जो जमीन होती है इसमें भी दो टाइप की है, एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में आती है, एक एग्रीकल्चरल लैंड में आती है। हम्म। तो बेसिकली अगर हमको गवर्नमेंट से लीज पे लेना है तो मोस्ट ऑब्वियसली वही नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ही मिलता है हम्म। आश्रम के लिए, सबके लिए। और हम्म। एक और सिस्टम रहता है गवर्नमेंट जिससे लैंड एक्वायर करती है, जैसे कि जो चकबंदी आती है विलेज साइड में, हम्म। तो उसमें हर साल जितनी बार चकबंदी आती है उसमें से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रखती है, ओके। हम्म। जिससे वहाँ के एरिया के जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, बाकी लोग होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने अधिकार, मतलब वो अधिकारों का इस्तेमाल करके उसको अपने हिसाब से वो मतलब किसी को दे सकते हैं लीज पे। अच्छा लीज पे। ओके ओके। हाँ, और ज्यादातर तो ये जो लैंड होता है ये बैकवर्ड, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं या फिर सोसाइटी में जो बैकवर्ड लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जैसे कि अपना जो एजुकेशन सोसाइटीज हैं, जो मतलब गवर्नमेंट चलाती है, हम्म। जिसपे सहायिका होती है और बाल गुरुकुल कभी कभार बना दिए जाते हैं, तो ये सब लैंड्स पड़े हैं अभी भी खासकर यूपी गवर्नमेंट के पास। अच्छा। हाँ, और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है उसके पास भी अभी भी काफ़ी लैंड हाईवेज के पास मतलब अभी भी फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन लीज पे देने के लिए अभी भी खाली पड़े हैं। ये जो NHAI है। हाँ, NHAI है। हम्म। तो इनके पास ये सब पड़ा है। तो ये सब चीज ये जो है ये आसानी से और कम मतलब रेट पे लीज पे मिल जाते हैं ये। वैसे क्या प्राइस रहता है लीज का? लीज का एक्चुअल में ये स्टेट वाइज डिफर करता है और डिपेंड ये भी करता है कि उसकी एसेसिबिलिटी कितनी है। अगर एसेसिबिलिटी मतलब मतलब दूर है सिटी से, तो जितना हम्म। मेन सिटी से दूर होते जाएगा उतना उसका कॉस्ट कम होते जाएगा। फिर हाईवे से जो दूर होगा, हाईवे तो बेसिकली जब भी NHAI एक्वायर करती है तो हम्म। थोड़ा आसपास का एरिया एक्स्ट्रा ही एक्वायर करती है, कि जैसे कि एक लेन बढ़ाना पड़ गया, 2 लेन बढ़ाना ट्रू पड़ गया। ट्रू 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 अगर हाँ। वो नहीं करते हैं, हम्म। वो नहीं करते हैं, देख रहे हैं कि उसके आगे का कहीं दूसरे जगह का एक्वायर करना मुश्किल होता है, तो उसको हम्म। वो लोग लीज पे देना प्रेफर करते हैं। जैसे कि पिछली बार जो सरकार थी, अखिलेश सरकार, अखिलेश यादव हम्म। की, सपा की, उन्होंने वो जो लैंड था उसको दे दिया था पतंजलि को काफी जगहों पे। हम्म। कई एकड़ लैंड पतंजलि को दे दिए गए थे जो एकदम हाईवे से सटे हुए थे, ओके उनके ओके। गोडाउन्स बनाने के लिए वगैरह वगैरह लीज पे दिया गया था, जिसपे काम अभी भी नहीं चालू हुआ और उसके लीज का कई जगह पे प्रोसीजर अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया उसकी वजह से। हाँ, तो ये चांसेस हैं कि वहाँ पे मतलब लैंड थोड़ा इजीली मिल सकता है करके। लेकिन जो NHAI की लैंड होगी वहां पे तो आवाज बहुत होगी, उसके लिए तो वो आश्रम के लिए तो उपयुक्त नहीं है। हाँ, उस हिसाब से तो नहीं, पर अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए और हम्म। एसेसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ कि अगर आपको और रोड से फ्रंट मिल जाता है उसके बाद आप पीछे की जमीनें और देख सकते हैं। देख सकते हैं, और आगे अगर हम लोग इसे बैरियर का इस्तेमाल करें, मतलब मोस्टली कितना भी कम तो 6 फीट की दीवार तो रहेगी, ट्रू। और उसी हिसाब से पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, तो आवाज़ हम्म। को काफ़ी हद तक वैसे ही कट कर रहा है। अब तो सिस्टम आ गए हैं जो ओवर ब्रिजेस पे और हाईवेज पे लगाए जाते हैं जिससे आवाज़ नॉइज ना आए। बैरियर्स। नॉइज बैरियर्स हैं, तो वो सब तो यूटिलाइज किया जा सकता है। और नहीं बहुत ठीक है। सारे हाईवेज हैं कि जो कहीं ना कहीं पुल के पास से या उसके पास से गुजरते हैं, तो वहाँ पे लैंड अभी भी खाली हैं। नीचे साइड में जहां पर कोई भी मतलब काम नहीं करता है। काम नहीं करता। ठीक है विशाल जी, आप मेरे को ना एक व्यक्तिगत मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, है ना? मैं आपसे संपर्क में रहूंगा यदि मुझे कोई जानकारी और चाहिए होगी इसके विषय में। आप उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं कि बाहर रहते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल मुंबई में हूँ, पर मेरा नेटिव हम्म। प्लेस उत्तर प्रदेश ही है। अच्छा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जौनपुर। अच्छा जौनपुर में। वहां पे नियर बाई रिवर कौन सी है जौनपुर में? सही, सही नदी। सही, ये जो गोमती की वो है। हाँ हाँ हाँ, वही। तो सही जौनपुर तक है यहाँ से। हम्म। चलिए ठीक है विशाल जी, धन्यवाद। मैंने आपकी जो बात है ये लिख ली है और मैं आगे इसको
जो गवर्नमेंट में जितने भी लोग मिलने आते हैं उनमें से किसी एक से इस विषय में चर्चा करूंगा जरूर, है ना? जी ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। आप तब तक कनेक्ट कर रहिए मेरे साथ, मैं 1 मिनट में आया। जी, भूमि के विषय में चर्चा काफी हुई। अब मैं जानना चाहूंगा साधकों की क्या राय है कि आश्रम में क्या-क्या होना चाहिए, है ना? कि कितने कमरे होने चाहिए या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, अर्थात कौन-कौन से प्रकार के, मतलब कि आश्रम में रहने की क्या सुविधाएं होनी चाहिए और बाहर क्या सुविधाएं होनी चाहिए, है ना? जैसे पार्किंग का क्षेत्र हो गया, है ना? बिजली की कितने घंटे की सुविधा हो, या ये सारी चीजें जो आपको लगता है कि मतलब आश्रम में होनी चाहिए, कितना, मतलब कितनी संख्या में लाइट होनी चाहिए, आश्रम में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए रहने के लिए, हवन के लिए, है ना? और क्या मल्टी फ्लोर्स बनने चाहिए या क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे ही आश्रम बनाना चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं, ये आप बताएं। प्रथम साधक है नरोत्तम जी। हाँ, नरोत्तम जी, आप को मैंने अनम्यूट किया, आप यहाँ से चले गए। नरोत्तम जी, ठीक है, अन्य कोई साधक कनेक्ट करें जो इसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हो। शशांक जी, जी शशांक जी। शशांक जी, आप बोल सकते हैं, आपके सामने एक टैप टू अनम्यूट का बटन आ रहा होगा, बड़ा सा ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करें, उसके बाद आप बोल सकते हैं। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद। जी जी, बताएं, जैसे अभी आश्रम की भूमि के विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे या आश्रम में क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके विषय में? गुरुजी मैं अपने कुछ विचार में आपको से साझा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। जैसे काफी साधकों को मैं सुन रहा था, वो जैसे एग्रीकल्चर हो गया और लैंड से एक्सेसिबिलिटी और ये सब चीजों को लेके सब विषय में जो चर्चा चल रही है। तो मेरा ये विचार था कि अगर जैसे आपने कहा कि हम किस तरह से बनाए कि ग्राउंड फ्लोर पे बनाए, अगर जैसे क्या है कि आश्रम एक बार स्टार्ट करें, अगर एक जो मुख्य बिल्डिंग अगर एक ही रहती है और उसके बाद हम जैसे जिस तरह से संस्था बढ़ती जाती है, जिस तरह से उसका विस्तार होता जाता है, तो एक मतलब मेन मुख्य एक ही रहेगा और उस हिसाब से विस्तार पूर्वक हम अगर आगे बढ़ते रहें तो उसको मतलब प्लान वे में हम मतलब जैसे सुविधाओं को हम विस्तार दे सकते हैं। और दूसरा मेरा ये मत था कि अगर जैसे आश्रम जैसे जहां भी हम बना रहे हैं तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में जो चल रहा था कि शायद ऐसी जगह होगी जो बिल्कुल एक एकांत में होगी, और जैसा कि नदी और आपने बताया कि नदी तट के आसपास ऐसा कुछ है, तो इस तरह के मॉडल को हमें विकसित करना चाहिए जैसे कि हम उसको सस्टेनेबल बना सकें, सेल्फ सस्टेनिंग बना सकें। जैसे गांव और जैसे बिजली और इस सब की थोड़ी कमी रहती है, तो किस तरह से हम साधनों का उपयोग करके जैसे सोलर हो गया या विंड हो गया या नदी के पानी से हम कुछ करके क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कुछ जनरेशन करके आश्रम को रेगुलर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वो उनको प्रोवाइड करें। तो इस तरह से एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल की तरह हमें उसे डेवलप करना चाहिए। ये मेरा ये विचार था आपकी तरफ। सोलर पैनल आप कह रहे हैं ना, कि सोलर पैनल से, लेकिन सोलर पैनल की इतनी इलेक्ट्रिसिटी सेव किसमें की जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो बहुत बैटरीज चाहिए होंगी, और बैटरी तो मतलब कितना, मतलब बहुत बड़ा सोर्स नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि एक
मतलब पूरे आश्रम को, लेकिन ये है कि हाँ कुछ लिमिटेड सोर्स उसका यूज किया जा सकता है। हाँ जी, जी मतलब उसमें जैसे अगर सोलर है प्लस अगर जैसे अगर मान लीजिए आश्रम अगर नदी के आसपास कहीं बनता है तो हम छोटा अपना वाटर टरबाइन। टरबाइन जैसे, हाँ, तो हम्म। वो डाल के जो इलेक्ट्रिसिटी है मतलब जो जब लोड शेडिंग वगैरह होता है तो उस समय हम्म, क्या कहते हैं मुख्य जो कार्य प्रणाली है वो अपने आश्रम की चलती रहे, उस हिसाब से मेरा ये विचार था। टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये दोनों विचार मैंने, आपने जो भी विचार बताए हैं कि सिंगल बिल्डिंग होनी चाहिए शुरुआत में, है ना, और मल्टीपल फ्लोर्स की एक सिंगल बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके बाद जैसे जैसे हम विस्तार करें संस्था का उस हिसाब से हम करते जाएं। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। और कोई विचार आपके कि आश्रम में क्या क्या होना चाहिए इसके विषय में? एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक विचार मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहूंगा कि मैंने एक हाल ही में 2 महीने पहले एक ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक आकाश चौरसिया जी करके एक मल्टीपल फार्मिंग का एक पूरा ऑर्गेनिक का पूरा एक वो चलाते हैं मॉडल, और ओके। बहुत ही सुंदर तरीके से चलाते हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी मतलब वो पकड़ के रखते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ। तो वो इस तरह का आइडिया है कि मतलब कि आप अपनी कि अगर मान लीजिए कि कभी पानी ना भी हो तो भी हम उसको आश्रम को सस्टेन कर सकें, तो वो बहुत अच्छी तरह से बताया है जिसमें मल्टीपल फार्मिंग मल्टी लेयर फार्मिंग का एक उन्होंने मॉडल बनाया है, और जिसमें उन्होंने कम से कम 10-12 साल से उन्होंने शोध किया हुआ है और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से काम किया है कि जिससे कि शुद्ध सात्विक भोजन मतलब व्यक्ति को प्राप्त हो सके। तो मतलब कि उससे हम लोग सेल्फ ग्रो करें जो भी है, मतलब कि जो आश्रम में उगाया जाए वही खाया जाए, जी 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 जिससे ऑर्गेनिक रहे जो भी फूड रहे। जी ठीक है, अन्य कोई विचार आपके इस पे? जी बस यही एक कुछ विचार थे जो आपके सामने मैंने रखे हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद शशांक जी। आप मेरे संपर्क में रहिएगा, है ना, मुझे एक व्यक्तिगत मैसेज ड्रॉप करके अवश्य रखिए, ठीक है? जी धन्यवाद गुरु जी। ठीक है जी, नमस्कार नमस्कार। अन्य कोई साधक जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हो कि क्या चीजें होनी चाहिए आश्रम में? साधक का जी नमस्कार, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम भैया। जी वैसे तो नमस्कार, थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है भैया? हाँ थोड़ी धीरे आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, थोड़ा तेज बोल दीजिए। हेलो, प्रणाम गुरुजी। मैं हाँ जी यद्यपि मैं इस नमस्कार लायक नहीं हूँ। नमस्कार, अपना नाम बताएं। देवांग जोशी। देवांग जी, जी नमस्कार देवांग जी, बताएं। जी जी भैया। मतलब गुरुदेव, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ कि कुछ दे सकूं सलाह, लेकिन मेरे ख्याल में है तो मैं बता रहा हूँ कुछ। नहीं नहीं, भैया आपके जो विचार बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। जी आप किस विषय में गुरुदेव, बताना चाह रहे हैं, भूमि के विषय में या आश्रम में क्या सुविधाएं होनी चाहिए उस विषय में? यज्ञशाला के विषय में। अच्छा, यज्ञशाला के विषय में बताइए जी। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। या अपने जो आश्रम में यज्ञ करने की जो व्यवस्था है वो एकदम नीचे के फ्लोर पे होगी या उसको अलग स्थान प्रदान किया जाएगा? देखिए, यज्ञ तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ हवन करने की जो हवन व्यवस्था हवन, रहे, सॉरी सॉरी। है ना, जो हवन करने की व्यवस्था रहेगी वो मतलब जमीन से लगभग 4-5 फीट ऊपर रखेंगे हम। जी गुरुदेव, नहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि इसके लिए पूरा शेड बनाया जाता है जो मतलब वो माटी के, हम गुजराती में उसे नलिया बोलते हैं, जिससे पहले घर बनते थे। तो वैसे ऊपर से एक मतलब और गोल टाइप सा होता है, मतलब वर्तुड़ाकार होता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो उस पे और आजू बाजू में पेड़ पौधे लगाने की जगह बनाते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि प्रत्येक चक्र के लिए एक औषधि निर्माण हो सकती है या एक वनस्पति निर्माण हो सकती है। तो आपने बताया कि आश्रम के अंदर भी कुछ औषधि निर्माण और औषधि उगाने का मतलब प्लान है आपका। तो उसके आजू बाजू भी मतलब कोई ऐसे जिसमें अमुक चक्र हो, उसमें तो आपको ही पता चल जाएगा महाराज। तो ऐसे कुछ वृक्ष आदि लगा सकते हैं पीछे आगे, मतलब उसके अराउंड, यज्ञशाला के अराउंड। मतलब आप कह रहे हैं कि हवन कुंड का जो हवन का क्षेत्र हो उसके आसपास, उसके चबूतरे के आसपास में हम कुछ औषधियां वहीं पे लगाएं। जी 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 गुरुदेव। ठीक है ठीक है।
अन्य कोई विचार जो आप प्रस्तुत करना चाहें? सर मतलब मैं ये विचार जानना चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए आश्रम में? एक जो हवन एरिया वो तो हो गया, और क्या चीजें होनी चाहिए वहां पर, जिससे जैसे जब साधक आए तो क्या सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए मैं एक मार्गदर्शक के तौर पे सोच सकता हूँ, लेकिन मैं एक साधक के तौर पे सोचना चाहता हूँ कि एक साधक को क्या सुविधाएं चाहिए, है ना? कि जब वो वहां आए तो उनके सामने क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, है ना? मान लीजिए आप अपने घर से निकले, अब आप आश्रम पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप क्या सुविधाएं चाहते हैं आश्रम में पहुंचने के लिए या पहुंचने के बाद, उसके विषय में मैं जानकारी चाह रहा हूँ कि आश्रम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देवांग जी। जी भैया, मुझे तो इतना ही पता था गुरुदेव। अच्छा इतने ही बंद, चलिए अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जी धन्यवाद गुरुदेव, जी, मैंने धन्यवाद। आपका जो सजेशन है वो लिख लिया है कि जो हवन कुंड एरिया है उसके आसपास प्लांटेशन रखा जाए, और धन्यवाद जो गुरुदेव। उसका शेड निर्माण है उसको 2 पार्ट में किया जाए, जिससे धुआं उसके बाहर निकल सके और पानी अंदर ना आ सके। एग्जैक्टली, हाँ जी हाँ गुरुदेव। मैं समझ गया, ठीक है जी। धन्यवाद जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप अनम्यूट करके इस समय पे बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, आपका नाम? गुरुजी, जो इसके लिए हमारे आश्रम के लिए जो भूमि है वो दांडली, कर्नाटक की तरफ दांडली फॉरेस्ट एरिया करके है। हम्म। वहाँ पे सब सुविधा अवेलेबल है, मतलब आने जाने के लिए रास्ता, सब भूमि का अवेलेबल, मतलब फॉरेस्ट एरिया छोड़ के आजू बाजू के एरिया में भूमि क्रय कर सकते हैं, मतलब वहां से जो नदी तालाब जा रहे हैं वहाँ पे। हम्म। मतलब लास्ट टाइम मैं विजिट किया था वहाँ पे लास्ट टाइम, लेकिन वहाँ जो एरिया है मतलब ज्यादा गर्मी नहीं रहती, 12 ही महीना ठंडा ही रहता है उधर। हम्म। अब आश्रम में तो सबसे अच्छी जगह मैं लास्ट टाइम ये किया था वही ठीक, उधर अच्छा लगा था, मतलब साधकों के लिए भी सुविधा अच्छी है। हम्म। तो आश्रम में गुरुजी आने जाने के लिए सुविधा प्लस ये हमारे क्या बोलते हैं, आश्रम बनाने तो जगह जो क्रय कर रहे हैं हम लोग, हम्म। तो वो हिसाब से तो सॉरी मैं बोलना गलती से ये किया। गुरुजी आश्रम में जो सुविधा चाहिए जो बोल रहे हैं, तो साधकों के लिए मतलब हर एक कमरा तो अलग अलग करेंगे, और ऊपर से हमारे लिए ध्यान के लिए, मतलब भक्तों के ध्यान के लिए अलग से बिल्डिंग बनानी चाहिए थी गुरुजी, मतलब मतलब ध्यान जो मेडिटेशन। मेडिटेशन हॉल हो उसको मेन बिल्डिंग से अलग रखा जाए। हाँ मतलब साधकों के लिए सोने के लिए जो हम लोगों को बेड दिए जाते हैं वो बिल्डिंग अलग से हो, और क्रिया योग ध्यान जो बनाते हैं आप लोग वो बिल्डिंग अलग से हो। मैं समझा नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं जो तंत्र साधक हैं उनकी बिल्डिंग अलग हो, और जो क्रिया योग ध्यान करना चाहते हैं उनके रहने की सुविधा हाँ अलग हो। हाँ, वो अलग हो गुरु जी, मतलब सब जो ओके। हम लोग मंत्र क्रिया जो करते हैं वो बिल्डिंग अलग से हो, भक्तों के लिए मिले, और जो क्रिया योग ध्यान करते हैं वो बिल्डिंग अलग से हो। ठीक है। जी उतना ही बात करना चाहता गुरु जी। और ये हमारे प्लांटेशन के लिए, मतलब ऑर्गेनिक जो अभी शशांक जी बता रहे हैं, ऑर्गेनिक प्लांट जो अब जमीन जो होती है वो अलग से उधर ही मिल जाए तो वो उधर ही कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है जी, ये मैंने आपके विचार लिख लिए हैं, जो मेडिटेशन हॉल और आपने जो बिल्डिंग्स को लेके बताए हैं, है हाँ ना, इसको हाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है जी। जी और जी। जो एक कर्नाटक का दांडली एरिया आपने बताया है कि मतलब ये एरिया अच्छा कर्नाटक है। में, कर्नाटक में। ये हाँ हाँ हाँ, ये भी मैंने लिख लिया है। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। ठीक है ना, नमस्कार जी, धन्यवाद। अन्य कोई भी साधक जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे कि आश्रम में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप आश्रम में आते हैं तो सर्वप्रथम आपके रहने खाने पीने की सुविधा हो, है ना, किचन हो, रहने की सुविधा हो, उसके बाद हवन करने के लिए हवन करने का स्थान हो, है ना, और मंत्र जप करने के लिए आपके पास कक्ष हो, और उसके बाद कोई एक ऐसा स्थान हो जिसे मतलब जहाँ पर कार्यकर्ता और शिक्षक रहते हो, जहाँ पर आप जाके व्यक्तिगत रूप से मिल सके, मतलब कुछ अपने विचार आप बताएं नीर नायक जी।
नायक जी नमस्कार। मीर नायक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके सामने ना एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा होगा जी, बोल सकते हैं, आप सुन हेलो। रहे हैं? हाँ जी। जी सुन रहे हैं आप? हाँ जी सुनाई दे रहा है, नमस्कार बताएं। हाँ जी, प्रणाम प्रभु। जी नमस्कार, बताएं बताएं। हाँ जी नमस्कार, कैसे हो आप? बस सुंदर, आप बताएं। जी प्रभु, मेरा ये सुझाव था। जी मेरा ये सुझाव था कि जो जैसे कि क्रिया योग है और अपने योग निद्रा के जो भी कुछ सेशन होते हैं, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर साधक जो साधना करने आश्रम में आते हैं, कुछ जो भी साधना के लिए विषय में, तो वो जो एरिया हो, तो वो मेरा ऐसा विचार था कि वो अपने जैसे गाय के कंडे आते हैं उससे लिपा हुआ नीचे का फ्लोर हो, और कुछ जैसे बांस की जैसे कुटिया जैसे बनाई जाए, कुछ बड़ा सा एरिया बांस के, तो जैसे कि मुझे थोड़ी जानकारी है उस हिसाब से उसमें वाइब्रेशन की तौर पे भी उसमें अच्छा फीलिंग्स आती है, जैसे कि मैंने अनुभव किया हुआ है। जैसे वो उसके नीचे बैठ के करने से उसमें काफ़ी फायदा रहता है, और कीटाणु वगैरह से भी काफ़ी हद तक उसमें, और योग निंद्रा में भी उसमें काफ़ी अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। तो जैसे कि आप रहने के लिए तो कहाँ पे भी, जैसे मैं बहुत देखा है आश्रम में कैसे भी ज़्यादातर तो क्या 2-3 दिन या हफ्ते भर रहने के लिए साधक आते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है कि कैसे आप कितनी अगर लग्जूरियस भी आप फैसिलिटी दोगे वो भी चलती है और ऐसे भी चलती है। मेन पर्पस साधक का आने में यही होना चाहिए कि साधना अच्छे से करें। तो वो तो और मेरे जानकारी में ऐसे कई जो आदिवासी एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे वो लोग अच्छे से बना लेते हैं वैसी कुटिया। बांस की कुटिया है, जैसे फ्लोरिंग उसका वो गाय के कंडों से है, और वो उसको हम बायोगैस प्लांट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम छोटी सी गौशाला अगर हम बना सके, तो उसे ही जैसे कर सकते हैं हम। तो वो काफ़ी उसमें जैसे पानी गर्म करने में हेतु, खाना बनाने में चूल्हे के हेतु में, ये सब में भी बहुत कारगर हो सकती है। और वही चीज़ वो हम उसे कुछ प्लांटेशन में भी काम लगा सकते हैं, तो ये बहुत हाँ, बाकी अगर उपयोगी काऊ चीज़ है। डंग को हम डायरेक्ट भी बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब अगर स्लो हीट उसके पे कोई बहुत खाना सारे, पकाना है हाँ, तो। उसके बहुत सारे स्रोत हैं, तो उसे हम उपयोग हम्म। कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। ये ये एक सुझाव था। और मैंने ऐसे कई आश्रम ऐसे भी देखे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है ना, उसे उसके ऊपर भी जैसे बना सकते हैं, तो ऐसे मैंने देखे हुए हैं। वहाँ पे एक और कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाती है। वहाँ पे बोरिंग सिस्टम भी होती है, जैसे एक दो जगह है मेरी ध्यान में, गुजरात में। तो मैंने वो देखी है, और वहाँ पे उन्होंने जैसे श्री यंत्र का जो शेप होता है, उस शेप से उन्होंने छोटे से आश्रम, और उसमें अंदर जैसे वो गुफा टाइप होता है ना, वैसे मेडिटेशन कुटिया बनाई हुई है उन्होंने। वो नहीं नहीं, बहुत बहुत सुंदर, बेहतरीन है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है वो। अगर वो आप अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखा सकूं आपको, अगर आप आ सको तो। नहीं, आप फोटोज भेज सकते हैं मुझे। एक्चुअली प्रभु मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो जब मैं इंडिया आऊँगा तो, फिलहाल मैं यूरोप में हूँ, तो जब मैं आऊँगा तो आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जब कभी आप भविष्य में आए तो जरूर बताइएगा, है ना। आप दिखाइएगा मुझे जो स्थान है, और जो भी आपने दो विचार अपने रखे हैं, बैम्बू हट्स और ये बायोगैस वाला, है ना, ये जी दोनों ही मैंने लिख लिए हैं। और मैं इसको बिल्कुल ध्यान में रखूंगा कि इस प्रकार की यदि कोई सुविधा की जा सके तो उसको अवश्य किया जाए। जी जी। और अब अगर ये बांस के कुटिया के लिए अगर आप जो है उसके जानकार लोग भी हैं मेरे पास, और मेरे कजिन ब्रदर सोलर प्लांट में भी वो उनका खुद का बिजनेस है, तो वो भी सहाय रूप हो सकते हैं अगर आपको इस दोनों सब्जेक्ट में मेरी कभी भी सहायता चाहिए।
नहीं नहीं ठीक है जी, मैंने आपका नाम लिख लिया है इसके आगे, है ना, बैम्बू हट्स में, है ना। तो जी यदि जी हम इस चीज को वहां पर करते हैं, क्योंकि मूल मुद्दा रहता है कि भूमि की जो कॉस्ट है ना, बस उसी को कम किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कभी भी कम करना बहुत मुश्किल है यदि आप छोटे लेवल पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, 5-7 कमरे 10 कमरे बनाने की सोच रहे हैं तो, है ना। जी 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 ठीक है नायक जी, मैंने आपके जितने भी विचार हैं रख लिए हैं, है ना। अब मैं जी और जी साधकों बिल्कुल के विचार ले लेता हूँ इस विषय में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। ओके जी, नमस्कार नमस्कार। कुछ साधकों ने मुझे मैसेज भी किए थे, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। एक साधक ने सोलर पैनल के लिए दिया हुआ है कि गवर्नमेंट सब्सिडी मिल जाती है और कुछ मतलब साधना सामग्री में ही कुछ धनराशि ऐड कर दी जाए, जो कि मतलब आश्रम अनुदान के लिए ली जाए। एक अच्छा विचार है, इसके विषय में हम बिल्कुल सोचेंगे और आपको सूचित करेंगे। एक साधक ने बोला हमें आश्रम निर्माण हेतु कोई एक टारगेट दे दीजिए। देखिए बात क्या है ना कि जैसी इस समय परिस्थितियां है ना, इस परिस्थितियों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि हम लोग कैसे क्या कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। देखिए यही मूल कारण है कि बहुत ज्यादा मैंने पिछले 1-2 वर्ष में आश्रम अनुदान के लिए भी साधकों को बहुत ज्यादा बोला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय साधकों के लिए अपने बहन के लिए ही सारी सुविधाएं पूर्ण कर ले वह आवश्यक है, बजाय कि अनुदान तो साधक स्वयं से जब किसी ना किसी साधना के माध्यम से धन अर्जित करते हैं तो कुछ समय तक तो अवश्य ही देते हैं, बाकी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा विचार है कि कोई एक टारगेट डेट फिक्स की जाए कि अब से अब तक में हम एक भूमि क्रय करेंगे, इस समय से इस समय में हम एक वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अभी वर्तमान समय में लखनऊ आश्रम है, यहाँ पर तो अभी सारी सुविधाएं हैं, हवन की हो चाहे जैसे अभी नीर नायक जी कह रहे थे, यहाँ पे बैम्बू हट भी बना हुआ है जिसमें साधक अभ्यास करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। एक ये अच्छा विचार है ना, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ऐसा स्थान हो जहां पर बालपन से ही बच्चे रहें और सीखें। ये एक अच्छा विचार है, क्योंकि जब बच्चे बचपन से उन चीजों को करते सीखते हैं ना, तो उसमें अत्यधिक रुचि रखते हैं और उसको बहुत जल्दी कर जाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए प्रकृति के साथ जुड़ना ज्यादा आसान है ना। आश्रम में एक चिकित्सक होने चाहिए, एक बहुत ही अच्छा विचार है, कभी भी किसी भी इमरजेंसी है तो बहुत अच्छा विचार है, ललित जी ने दिया है। ओके ओके। एक कन्हैया लाल जी ने व्यक्तिगत प्रश्न किया हुआ है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ही दे दूंगा, है ना। अन्य अब कोई साधक यदि अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे, आश्रम में क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा, देवांग जी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, देवांग जोशी जी बोलिए। भैया प्रणाम फिर से। हाँ जी हाँ जी भैया हाँ जी बताइए। जैसे मैंने सुना है कि हमारे आश्रम में एक अलग। आपकी ना आवाज ही गायब हो गई है। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी भैया, तो मैंने सुना है कि आप हमारे आश्रम में जो है एक क्रिया योग के कक्ष में कुछ बोर्ड वगैरह कुछ रहेगा। तो भैया वो बोर्ड जो यदि डिजिटल हो तो आपकी भी 50% मेहनत कम हो जाएगी और जो साधक है उनकी भी मेहनत कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है भैया? वो तो आश्रम बनने के बाद अंदर क्या होगा वो एक अलग प्रक्रिया है। अभी मेरी प्रक्रिया आश्रम में होना क्या क्या चाहिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए वो तो बन गया, है ना। अभी मैं भौतिक स्वरूप में पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कितने कमरे होने चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, है ना, या कोई और जानवर हेतु या एग्रीकल्चर हेतु, हवन हेतु, है ना, ऑफिस हेतु, जो भी आपके विचार हैं आप वो दे सकते हैं। कि आपने कोई कई सारे आश्रम विजिट किए हो, वहां पर आप अपने कुछ विचार देना चाहें वहां से कि ऐसा ऐसा आश्रम में होता है ना। जी भैया। है ना, तो ऐसे कोई विचार हैं अभी आपके पास? अरे भैया अंदर क्या मुझे बनाना है कि जैसे मेडिटेशन हॉल में क्या क्या चीजें करनी है, हम उसको मतलब जब हम उसके और अंदर घुसेंगे ना कि जैसे कमरे में क्या क्या सुविधाएं चाहिए साधकों को, उस हिसाब से हम हॉल के अंदर की सुविधाएं डिस्कस कर लेंगे।
भैया, धन्यवाद। है ना, ठीक है जी, नमस्कार। अजय जी, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अजय जी, आप बीच में बटन है एक टैब टू अनम्यूट का, उस पर क्लिक करके अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। शायद अभी वो संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है। अन्य कोई साधक अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे इस विषय में? चलिए, आज तक का जो ये लाइव स्ट्रीम है हम यहीं पे रखते हैं। इसके बाद के जो विचार होंगे ना, हम आने वाले लाइव स्ट्रीम में लेंगे, है ना। इस लाइव स्ट्रीम को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अभी मैं थोड़ी देर में इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो जितने भी साधक इस लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि यदि आप अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप उससे जुड़ के लाइव स्ट्रीम हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है ना। अभी ये एक प्रस्तुतिकरण था कि जिसमें मैंने आश्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की। ज्यादातर हम लोग प्रश्नोत्तरी भी करते हैं यहाँ पे, जिसमें साधक अपने से संबंधित प्रश्न इसी प्रकार से कॉल के माध्यम से जुड़ के पूछ सकते हैं। होता क्या है कि जब आप कॉल के माध्यम से इस प्रकार से जुड़ के अपने प्रश्न करते हैं तो अनेक साधक उनको सुन पाते हैं और वह भी उन उत्तरों को प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।